दोस्तों सोचो, अगर आप एक गेम खेल रहे हो और अचानक उसी गेम की दुनिया में सबसे बड़े विलेन बनकर जन्म ले लो। यही हुआ इस कहानी के मेन कैरेक्टर के साथ। एक दिन वह एक नया वर्चुअल मार्शल आर्ट्स गेम हेलमेट ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वह हेलमेट पहनता है अचानक उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। प्रिय भाई, तुम्हारा अस्तित्व हमेशा एक भ्रम ही था। उम्मीद है दूसरी दुनिया में मजे से खेलोगे। अगले ही पल हेलमेट फट जाता है और जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक घोड़ा गाड़ी के अंदर पाता है। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अचानक अजनबी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तभी उसे एहसास होता है वह अब गेम की दुनिया में आ चुका है। और सबसे खतरनाक बात, वह कोई हीरो नहीं बल्कि इस दुनिया का भविष्य का सबसे बड़ा विलेन चू श्यू बन चुका है। गेम की कहानी के अनुसार चू श्यू आगे चलकर एक डेमन मास्टर बनेगा, 4 महान दानवों को अपने साथ लेकर पूरे जांघू को हिला देगा। लेकिन उसकी कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। हर बार की तरह अंत में विलेन हार जाता है। चू श्यू यह सब पहले से जानता था, क्योंकि वह इस गेम की कहानी पढ़ चुका था। इसलिए उसने तुरंत फैसला किया, अगर किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है तो इस बार वह कहानी को अपने हिसाब से बदलेगा। और अगर दुनिया उसे विलेन मानती है तो वह ऐसा विलेन बनेगा जिसे कोई हरा ही ना सके। अब चू श्यू धीरे धीरे इस शरीर की असली पहचान समझता है। वह चू परिवार का दूसरा बेटा है, लेकिन उसकी माँ सिर्फ एक साधारण रखेल थी। इसी वजह से परिवार में कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सबकी नजर में वह बस एक बेकार और कमजोर नौजवान है। पहले वाला चू श्यू भी बिल्कुल ऐसा ही था, कमजोर, डरपोक और हमेशा दूसरों के पीछे छिपने वाला। इसी कारण परिवार की राजनीति में वह हमेशा इस्तेमाल होता रहा। आखिरकार उसे सजा देकर साउथ माउंटेन की खदान में भेज दिया गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि इस शरीर के अंदर अब वह इंसान था जिसे पूरी कहानी का भविष्य पता था। उसी समय उसके सामने एक खूबसूरत नौकरानी आती है। उसका नाम था युए एयर। ऊपर से वह बहुत वफादार दिखती थी, लेकिन चू श्यू को अच्छी तरह याद था यही लड़की असल में उसकी सौतेली माँ की जासूस है। पहले वाला चू श्यू उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन सच ये था कि वह हमेशा उसके खिलाफ साजिश करती रही और आज भी वह कुछ ऐसा ही करने वाली थी। युएर ने अचानक सुझाव दिया कि वे लोग युएनबाओ टाउन वाले रास्ते से जाए। सुनने में यह सामान्य बात लगती थी, लेकिन चू श्यू जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि गेम की कहानी के अनुसार इसी रास्ते पर डकैत हमला करने वाले थे। लेकिन चू श्यू ने फिर भी मुस्कुराकर हामी भर दी, क्योंकि वह जानता था उसी शहर में छिपा हुआ है एक ऐसा खजाना जो उसकी किस्मत बदल सकता है। युएनबाओ टाउन पहुंचते ही चू श्यू सीधे एक खास दुकान पर जाता है। यह दुकान बेचती थी सीक्रेट बॉक्सेस। इस दुनिया में हजारों साल पहले एक भयानक आपदा आई थी, जिसमें अनगिनत मार्शल आर्ट्स सेक्ट्स नष्ट हो गए। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोगों ने अपनी कला और खजाने इन सीक्रेट बॉक्सेस में छुपा दिए थे। समस्या यह थी, इन बॉक्स को खोलने के बाद वे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते थे और अंदर क्या निकलेगा यह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता था। कभी बेकार चीज निकलती थी तो कभी ऐसी मार्शल आर्ट जो इंसान को महान योद्धा बना दे। चू श्यू को याद था कि इसी शहर में एक नौकर ने एक सीक्रेट बॉक्स खरीदा था और उसमें से निकली थी एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट। वही नौकर आगे चलकर एक बड़ा मास्टर बना था। इसलिए चू श्यू सीधे दुकान में गया और बोला, दुकान के सारे सीक्रेट बॉक्सेस मुझे दे दो। दुकानदार चौंक गया, लेकिन तभी एक नौकर अंदर आता है। उसका नाम था ली जिंग, वही इंसान जिसे भविष्य में वह खजाना मिलने वाला था। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। चू श्यू ने बिना देर किए दुकान के सारे सीक्रेट बॉक्सेस खरीद लिए। ली जिंग गुस्से से जलता रह गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। और उस दिन एक छोटे से फैसले ने कहानी की पूरी दिशा बदल दी। दुकान से निकलने के बाद चू श्यू सीधे एक सराय में जाता है और एक एक करके सारे सीक्रेट बॉक्सेस खोलना शुरू करता है। कुछ बॉक्स बिल्कुल बेकार निकलते हैं, कुछ में मामूली चीजें होती हैं, लेकिन अचानक एक बैंगनी रंग के बॉक्स से उसे वही चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। एक मार्शल आर्ट टेक्निक, सेलेस्टियल डीमन स्केल। ये कोई साधारण टेक्निक नहीं थी। इससे इंसान अपने शरीर में ट्रू कुआई पैदा कर सकता था और अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सकता था। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स की कई स्टेजेस होती हैं। सबसे नीचे होती है बॉडी टेम्परिंग स्टेज, उसके ऊपर क्लियर मिरर स्टेज और फिर हेवनली मिरर स्टेज। और अगर कोई इन स्टेजेस को पार कर ले तो वह जांघू में एक खतरनाक योद्धा बन सकता है। पहले वाला चू श्यू कमजोर था, लेकिन अब उसके हाथ में एक ऐसी टेक्निक थी जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। लेकिन चू श्यू यही नहीं रुका, वह बाकी सीक्रेट बॉक्सेस भी खोलता रहा। उसी समय दूसरी तरफ वह नौकर ली जिंग गुस्से से भरा हुआ ली परिवार के पास पहुंच गया। उसने अपने मालिक से शिकायत की कि चू श्यू ने उसके सीक्रेट बॉक्सेस छीन लिए। यह सुनकर ली परिवार का आदमी ली टोंग गुस्से में भर गया। वह बोला, एक चू परिवार का लड़का हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। और फिर वह अपने आदमियों को लेकर सीधे चू श्यू को सबक सिखाने निकल पड़ा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस इंसान को वे कमजोर समझ रहे थे वह अब पहले वाला चू श्यू नहीं रहा। कुछ देर बाद लीटोंग और उसके लोग सराय पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं
वह जोर से चिल्लाता है, चू शू बाहर निकल, तुमने ली परिवार की बेइज्जती की है, अब माफी मांगो और सीक्रेट बॉक्सेस वापस करो। सराय में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन चू शू आराम से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। लीतोंग फिर धमकी देता है, अगर अभी माफी नहीं मांगी तो आज तुम युएनबाओ टाउन से जिंदा नहीं जाओगे। ये सुनकर चू शू अचानक हंस पड़ता है और अगले ही पल उसकी छोटी सी तलवार चमकती है। छटाक, एक ही वार में सामने खड़े आदमी को काट देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। लीटोंग को यकीन ही नहीं होता, जिसे वह बेकार समझ रहा था वह इतनी तेजी से हमला कर सकता है। चू शू ठंडे स्वर में कहता है, मेरी जिंदगी में मुझे एक चीज सबसे ज्यादा नफरत है, धमकी। यह सुनकर लीटोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अचानक याद आता है, चाहे चू शू को परिवार में कोई महत्व न देता हो, लेकिन वह अभी भी चू परिवार का दूसरा बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो यह सीधे चू परिवार का अपमान होगा। और चू परिवार टोंगजो के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था, इसलिए लीतोंग तुरंत झुक जाता है। सेकंड यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई। लेकिन चू शू मुस्कुराता है और जाते जाते उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अगली बार याद रखना, हर इंसान उतना कमजोर नहीं होता जितना दिखता है। यह देखकर पीछे खड़ी नौकरानी युएर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि जिस चू शू को वह जानती थी वह इतना निर्दयी और आत्मविश्वासी कभी नहीं था। और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ, यह आदमी पूरी तरह बदल चुका है। उसी रात चू शू अपने कमरे में अपने वफादार आदमी गाओ बे को बुलाता है। गाओ बे कई सालों से चू परिवार में काम कर रहा था। वह एक साधारण गार्ड था, लेकिन चू शू जानता था कि इस आदमी में क्षमता है, इसलिए वह उससे पूछता है, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं अपनी किस्मत बदलने का, क्या तुम जोखिम उठाओगे? गाओबे थोड़ी देर सोचता है, फिर सिर झुका देता है। मैं तैयार हूँ यंग मास्टर। चू शू हल्की मुस्कान देता है, फिर उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है, शंगमंग माउंटेन जाओ, वहाँ के बैंडिट लीडर को यह निमंत्रण देना। असल में चू शू पहले से जानता था अगले दिन रास्ते में डकैत हमला करने वाले हैं, और यह सब कोई और नहीं बल्कि उसके तीसरे भाई की साजिश थी। युएर उसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन इस बार चू शू पहले से तैयार था। उसने पहले ही एक दूसरे बैंडिट लीडर से सौदा कर लिया था, ताकि सही समय पर वह उसकी मदद करे। और अगली सुबह जब उनका काफिला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक आवाज आई, रुको, सब लोग नीचे उतर जाओ। कई डकैत चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन चू शू के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था असली खेल अब शुरू होने वाला है। शंगमंग माउंटेन के बीचों बीच चू शू और बैंडिट फेंग यिदाओ की लड़ाई चल रही थी। दोनों की तलवारें लगातार टकरा रही थीं। चू शू हर बार रोक रहा था और गार्ड्स ये देखकर पूरी तरह हैरान थे, क्योंकि उनके सामने वही इंसान लड़ रहा था जिसे वे पहले बेकार यंग मास्टर समझते थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद अचानक चू शू की तलवार फेंग यिदाओ के हथियार से टकराती है और उसका हथियार नीचे गिर जाता है। सबको लगा कि अब चू शू उसे मार देगा, लेकिन इसके बजाय फेंग यिदाओ पीछे हट जाता है। वह जोर से हंसते हुए कहता है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। यह सुनकर गार्ड्स ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा चू शू ने सच में बैंडिट लीडर को हरा दिया, लेकिन असल में यह सब एक नाटक था, क्योंकि फेंग यिदाओ और चू शू पहले ही हानबाओ के जरिए एक गुप्त समझौता कर चुके थे। अब से शंगमंग माउंटेन से गुजरने वाले चू फैमिली कैरावैंस बैंडिट्स को थोड़ा टैक्स देंगे और बदले में बैंडिट्स उन्हें सुरक्षित रास्ता देंगे। इस तरह चू शू ने बिना किसी असली लड़ाई के पूरे इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात, चू फैमिली के गार्ड्स की नजर में अब चू शू एक बहादुर और ताकतवर लीडर बन चुका था। कैरावैन सुरक्षित तरीके से यन स्टेट पहुंच गया, और जब यह खबर चू परिवार तक पहुंची तो सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसी रास्ते पर पूरा कैरावैन लुट गया था। लेकिन चू शू बिना किसी नुकसान के सारा माल लेकर वापस आ गया। चू जोंगवांग को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत चू शू को बुलाया। तुमने यह कैसे किया? चू शू शांत स्वर में बोला, पिता, जंगहू में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसने पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा कि उसने शंगमंग माउंटेन के बैंडिट्स को संभाल लिया है। यह सुनकर चू जोंगवांग काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि इतने सालों में कोई भी उस इलाके के बैंडिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब पहली बार चू परिवार की कैरावैंस बिना डर के व्यापार कर सकती थीं, और इससे चू परिवार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। लेकिन चू परिवार के बाकी लोग खुश नहीं थे, खासकर सेकंड मैडम और उसका बेटा चू शंग। उन्हें अब पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वे हमेशा कमजोर समझते थे, वही इंसान अब सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है।